हम रॉक टाइप्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बात की थी कि परमिएबल रॉक्स जो होती हैं उनमें के अंदर से होकर पानी, यानी वो पानी को सोख भी लेती हैं और पानी उनसे ट्रैप होकर बहता है। लेकिन जो इम्परमिएबल रॉक्स होती हैं वो पानी को बिल्कुल भी रोकती नहीं हैं, पानी का जो फ्लो होता है ऐसी रॉक्स के अंदर वो बहुत अच्छे से होता है। फिर आती है सॉइल टाइप, यानी जो नदी है या जो कंटेनमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया जो है उसके अंदर जो मिट्टी है वो किस तरीके की है। दो तरह की पाई जा सकती है, एक सैंडी सॉइल और दूसरी क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल जो होती है उसके अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन का रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी एयर स्पेस पाया जाता है। जबकि क्ले सॉइल जो होती है उसमें स्मॉल पोर साइज़ होते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जो फ्लो रेट रहेगा वो कितना रहेगा रिवर बेसिन का, और रिवर बेसिन की क्वालिटी और कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी जो है उसका हमारा मतलब यहाँ ये होता है कि जो स्ट्रीम्स, नदियाँ, नाले या फिर बरसाती नाले जो पानी को लेकर आ रहे हैं मेन नदी में बहाने के लिए या उसमें ऐड करने के लिए, वो कितने लंबे एरिया को कवर करते हुए आ रहे हैं, यानी वो कितना तो पानी लेके आ रहे हैं और कितने एरिया को वो कवर करते आ रहे हैं, किस स्पीड से वो पानी लेके आ रहे हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मेन नदी के अंदर इन सहायक नदियों और नालों के द्वारा लाए गए पानी के ऐड होने की रेट क्या है, दर क्या है, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। तो ऐसी जो ड्रेनेज होते हैं, बेसिन्स होते हैं जिनके अंदर इम्परमिएबल रॉक्स और जो सॉइल पाई जाती है वो उनकी ड्रेनेज डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि ये पानी को किसी तरीके से भी रोकते नहीं, पानी के फ्लो को रोकते नहीं हैं, कम नहीं करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन या पर्कोलेशन नहीं होता है इनके अंदर, जिसके कारण पानी तेज़ी से बहता हुआ अपने मेन जो नदी होती है उसके अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बजाय जो परमिएबल रॉक्स होती हैं और जो परमिएबल सॉइल्स होती हैं वो पानी के फ़्लो को कहीं ना कहीं कम कर रही होती हैं, पानी के फ़्लो को कहीं ना कहीं धीरे कर रही होती हैं। तो ऐसी जो ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं उनका जो ड्रेनेज डेंसिटी होती है वो कम होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि ड्रेनेज बेसिन या फिर रिवर बेसिन का दूसरा नाम ड्रेनेज बेसिन भी है। तो हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो रिवर बेसिन सिस्टम के अंदर इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेट की। क्लाइमेट जो है वो मेनली डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा में और किस तरह से बारिश होगी, और बारिश की जो मात्रा है साथ ही साथ वो इवेपोरेशन को भी कंट्रोल करता है या उसको भी डिसाइड करता है, यानी बारिश कितनी होगी और उसमें से कितना पानी इवेपोरेट हो जाएगा और कितना नदियों, नालों या बरसाती नालों, नहरों की फॉर्म के अंदर मेन नदी तक पहुंचेगा। इसी के साथ साथ जो क्लाइमेट है वो उस पर्टिकुलर एरिया की जो वेजिटेशन है, यानी जो हम जिसमें रिवर बेसिन की बात करें, जिस रास्ते से होकर जो पानी जो है बह रहा है उसके आसपास जितनी भी ग्रीनरी है, जितनी भी तरह की वेजिटेशन है, उसको भी कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट करता है। तो जो हम रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं, हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, थिक वेजिटेशन है, तो वो थिक वेजिटेशन भी पानी के फ्लो को हिंड्रेंस क्रिएट करती है। तो बारिश कितनी होगी, कैसी होगी, कब होगी, ये तो डिसाइड या एक तरीके से निर्धारित करेगा कि कितनी मात्रा में जो पानी है वो फ्लो करता हुआ नदियों तक पहुँचेगा। दूसरी तरफ क्लाइमेट ही वेजिटेशन को डिसाइड करता है कि किस तरीके की वेजिटेशन होगी, तो वो वेजिटेशन ये डिसाइड करती है कि पानी किस स्पीड से फ्लो होगा उस एरिया से और किस तरीके की हिंड्रेंस वो क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज़ सॉइल। सॉइल का जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब हम रिवर बेसिन के कैरेक्टर्स को हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें हमने सॉइल की बात की थी। तो जो सॉइल है वो इन्फिल्ट्रेशन के रेट को देखती है या उसको निर्धारित करती है। तो सॉइल में वाटर ट्रैप करने के कंटेंट या मॉइस्चर को स्टोर करने की जो कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही पानी के फ्लो को रोकेगी। अगर मिट्टी ज़्यादा सैंडी है यानी सैंडी सॉइल है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन का रेट ज़्यादा होता है, यानी वो पानी को ज़्यादा सोखती है। तो ऐसी मिट्टी में जो है वो ज़्यादा स्पेस होने की वजह से पानी धीरे फ्लो करेगा, जबकि
जो क्ले सॉइल होती है वो पानी के बहाव को ज़्यादा रोकते नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब या इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है पानी का उसके अंदर, इसलिए वो पानी के बहाव पे नेगेटिवली नहीं इम्पैक्ट करती है। पानी बहुत तेज़ी से ऐसे एरियाज़ के अंदर बह सकता है। नेक्स्ट इज़ जियोलॉजी। जियोलॉजी कैन इम्पैक्ट ऑन सरफेस प्रोसेस सच एज पर्कोलेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो एंड देयरफॉर ऑन इनडायरेक्टली जियोलॉजी अफेक्ट्स सॉइल फॉर्मेशन। अब जियोलॉजी से मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस तरह की सॉइल पाई जाएगी, किस तरीके की रॉक्स पाई जाएंगी, किस तरीके की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि किस तरह की सॉइल या किस तरीके का, एक तरीके से वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो किस तरीके की होगी। तो वो जो डेमोग्राफी होती है वो फ्लो रेट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, और क्योंकि वो सॉइल के फॉर्मेशन को और सॉइल के टाइप को भी निर्धारित करती है, तो वो डिसाइड करती है या निर्धारित करती है कि किस तरीके से फ्लो रेट रहेगा। फिर आता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेशन का अमाउंट कितना होगा, और स्लोप्स कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रन फ्लो, यानी जितना ज़्यादा स्लोप होगा, जितनी ज़्यादा उसके अंदर ढलान होगी, उतनी ज़्यादा ही तेज़ी से जो पानी है वो वहाँ पर बहेगा। नेक्स्ट इज़ वेजिटेशन। जैसे हमने सॉइल के अंदर क्लाइमेट वाले पॉइंट के अंदर कर लिया कि अगर हम जिस रिवर बेसिन की बात करते हैं उसके रास्ते में किस तरह की वेजिटेशन, कितनी मात्रा में वेजिटेशन प्रेजेंट या बिल्कुल कम्प्लीटली एब्सेंट है, वो ओवरलैंड फ्लो रेट को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। अगर ज़्यादा वेजिटेशन है, बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत घनी वेजिटेशन लगी हुई है, तो ऐसे एरियाज़ के अंदर फ्लो रेट घट जाता है। जबकि अगर वो एरिया पूरी तरीके से वेजिटेशन से फ्री है, खाली एरिया है, या फिर बहुत ही कम वहाँ पे वेजिटेशन है, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ऐसे एरियाज़ के अंदर जो फ्लो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ रिवर मैनेजमेंट। रिवर मैनेजमेंट से हमारा मतलब है मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से जो फ्लो है उसका चेंज होना। जैसे हम रिजर्वायर्स की फॉर्मेशन करते हैं, छोटे छोटे तालाब या खड्डे बना दिए, जैसे मान लो नहरों से या बरसाती नालों से अगर पानी आ रहा है तो उसके रास्ते में, नदी में मिलने से पहले ही उसके रास्ते में अगर हमने कोई रिजर्वायर, कोई तालाब या इस तरह की कोई चीज़ हमने बना दी, तो वो पानी जो है उतनी आसानी से मेन रिवर तक नहीं पहुंचेगा। पहले वो उस तालाब को भरेगा, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो नदी की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से मैन मेड मैनेजमेंट या फिर एक्टिविटीज़ के कारण अगर छोटे छोटे वहाँ पूल्स बना दिए जाते हैं, रिजर्वायर्स बना दिए जाते हैं, तो वो भी उसके फ्लो रेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी जंगलों का नष्ट होना। अगर पेड़ों को हटा दिया जाता है तो हम जानते हैं कि जंगल हैं, पेड़ हैं, वो बारिश के लिए ज़रूरी है। तो अगर उस एरिया से पेड़ों को हटा दिया जाता है तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो पानी कम होगा, पानी का फ्लो कम होगा। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, बट ये इन्फिल्ट्रेशन को और रन ऑफ को इंक्रीज़ करता है। यानी अगर पानी, बहते हुए पानी के रास्ते में किसी तरीके का जंगल वगैरह नहीं है तो पानी उस एरिया से बहुत तेज़ी से बहता है। तो इसके दोनों तरह के इम्पैक्ट्स रहते हैं इसके। नेक्स्ट, चेंजिंग लैंड यूज़ एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। अब होता क्या है इसके अंदर कि जिस एरिया से पानी बह रहा है, अगर वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पशुधन है या वहाँ पे आवाजाही ज़्यादा है लोगों की या एनिमल्स की, तो मिट्टी जो है वो इनके पैरों से दब जाती है, सख्त हो जाती है। तो ऐसी दबी हुई या सख्त मिट्टी के ऊपर से पानी जो है वो तेज़ गति से बहता है, तेज़ी से रन ऑफ करता है। और इसके विपरीत अगर जो जिस ज़मीन से, जिस एरिया से पानी बहता हुआ आ रहा है, अगर वहाँ पे बीच में एग्रीकल्चर लैंड है जो जुती हुई है, यानी जहाँ पे खेतों को की जुताई की गई है, तो वहाँ पे मिट्टी जो है या ज़मीन जो है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, जो पर्कोलेशन रेट है वो भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ से पानी के जो फ्लो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। एंड लास्ट इज़ चेंजिंग लैंड यूज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि अगर इस तरह से बहते हुए पानी के रास्ते में अर्बन एरियाज़ आते हैं, या इस तरह से मान लीजिए हमने इस तरह की सॉइल के अंदर इस तरह का चेंज कर दिया है कि हमने ज़मीन पे टाइल्स लगा दी हैं, मार्बल्स लगे हुए हैं, या इस तरह से हमने उसके आर्किटेक्चर में चेंज किया है, या कुछ स्ट्रीम्स या नाले बना दिए जिनसे पानी इजीली फ्लो करता रहे। यानी मान लीजिए कि पानी अपने नेचुरल तरीके से फ़्लो कर रहा था, हमने उसके रास्ते में छोटे छोटे पक्की नहरें या नदियाँ बना दी ताकि पानी उसमें से फ़्लो करे, तो वहाँ से पानी जो है वो बहुत तेज़ गति से फ़्लो करेगा, क्योंकि वो पक्की मिट्टी या सीमेंट वगैरह के बने हुए नाले होते हैं, तो इनमें पर्कुलेशन वगैरह होता नहीं है, तो पानी तेज़ी से बहता है। थैंक यू।